7 जून 1981 की शाम बगदाद के पास ओसिराक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वैज्ञानिक मशीनों में डूबे थे, पहरेदार ढीले थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बदल देंगे। रेगिस्तान की हवा शांत थी, आसमान साफ था और कंक्रीट का विशाल गुंबद सद्दाम हुसैन के परमाणु सपने की तरह अडिग खड़ा था। सबको भरोसा था कि ये जगह अभेद्य है, यहाँ तक कोई खतरा पहुँच ही नहीं सकता। तभी दूर आसमान में गूंज उठती है, पहले हल्की फिर तेज। कोई समझ पाता उससे पहले 8 फाइटर जेट्स बिजली की तरह नीचे गिरते हैं और फिर धड़ाम, पहला विस्फोट पूरी जमीन को हिला देता है। कुछ ही सेकंड में एक के बाद एक बम गिरते हैं, हर 5 सेकंड में एक धमाका, हर धमाका पहले से ज्यादा भयानक। सायरन बजने लगते हैं, लोग भागते हैं और 80 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सपना टूटने का अंत था और इसकी शुरुआत सालों पहले हुई थी, जब मिडिल ईस्ट में तनाव उबल रहा था और इजराइल चारों तरफ दुश्मनों से घिरा था। 1948 में जंग के साथ ही उस पर हमला हुआ, लेकिन हर बार वो बच निकला। 1967 और 1973 के युद्धों ने उसे मजबूत बनाया, लेकिन एक डर हमेशा जिंदा रहा, अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो गया तो क्या होगा। इसी बीच इराक उभर रहा था, तेल से पैसा, पैसे से ताकत और ताकत से महत्वाकांक्षा। सद्दाम हुसैन सिर्फ शासन नहीं, इतिहास पर कब्जा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें चाहिए था परमाणु हथियार। शुरुआत शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम से हुई, लेकिन असली मकसद छिपा हुआ था। सोवियत और फिर फ्रांस ने मदद दी, 93% एनरिच्ड यूरेनियम, जो सीधे परमाणु बम में इस्तेमाल हो सकता था। यहीं से खेल बदल गया। इजराइल को समझ आ गया कि ये सिर्फ ऊर्जा प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि आने वाले विनाश की तैयारी है और यही डर धीरे धीरे एक फैसले में बदलने वाला था। जब इजराइल को इस डील की खबर मिली तो खुफिया एजेंसी मोसाद तुरंत सक्रिय हो गई। हर रिपोर्ट, हर तस्वीर, हर गतिविधि को बारीकी से ट्रैक किया जाने लगा और हर नई जानकारी खतरे को और साफ करती जा रही थी। सद्दाम के भाषणों में इजराइल के खिलाफ नफरत खुलकर दिखती थी। ये सिर्फ शक नहीं रहा, अब ये यकीन बन चुका था कि ये प्रोग्राम एक दिन इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होगा और समय तेजी से निकल रहा था। 1977 में मेनाचेम बेगिन सत्ता में आए, एक सख्त नेता जिनके लिए सुरक्षा सबसे ऊपर थी। उन्होंने साफ कहा, कोई दुश्मन परमाणु हथियार नहीं बना सकता। ये सिर्फ नीति नहीं, एक चेतावनी थी। शुरुआत में इजराइल ने कूटनीति अपनाई, फ्रांस से अपील की कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम न दे, लो एनरिच विकल्प सुझाया, लेकिन फ्रांस ने साफ मना कर दिया। उसके लिए तेल ज्यादा जरूरी था। इजराइल ने अमेरिका और यूरोप से भी मदद मांगी, लेकिन जवाब वही रहा, खामोशी या बहाने। दुनिया अपने फायदे में व्यस्त थी और इजराइल पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी बेगिन ने फैसला लिया, अब बात शब्दों से नहीं, कार्रवाई से होगी और यहीं से शुरू हुआ एक गुप्त युद्ध। मोसाद ने यूरोप में रिएक्टर के हिस्सों को उड़ाया, वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। अप्रैल 1989 में एक बंदरगाह पर धमाके ने पूरे प्रोजेक्ट को झटका दिया। फिर पेरिस में एक प्रमुख वैज्ञानिक की हत्या हुई। ये साफ संदेश था, इजराइल हर कीमत पर इस प्रोग्राम को रोकेगा। लेकिन इराक नहीं रुका, उल्टा काम और तेज हो गया। 1980 तक रिएक्टर लगभग तैयार था और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम भी पहुंच चुका था। अब ये सिर्फ ढांचा नहीं, एक सक्रिय खतरा बन चुका था। मोसाद की रिपोर्ट ने अलार्म बजा दिया। जुलाई 1981 तक रिएक्टर चालू हो जाएगा, उसके बाद हमला करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि रेडिएशन लाखों लोगों की जान ले सकता था। अब एक ही रास्ता बचा था, रिएक्टर चालू होने से पहले उसे खत्म करना। लेकिन ये मिशन आसान नहीं था, दूरी लंबी थी, दुश्मन ज्यादा थे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। समस्या सिर्फ हमला करने की नहीं थी, बल्कि वहाँ तक पहुँचने की थी। इजराइल से बगदाद तक करीब 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में 3 दुश्मन देश, जॉर्डन, सऊदी अरब और खुद इराक। अगर किसी भी रडार ने उन्हें पकड़ लिया तो मिशन वही खत्म हो जाता। ना कोई मदद थी, ना बैकअप। ये पूरी तरह वन वे रिस्क जैसा मिशन था, जहां वापसी की गारंटी नहीं थी। 16 जेट्स चुने गए, लेकिन उनकी फ्यूल क्षमता इतनी लंबी उड़ान के लिए कम थी। हवा में रिफ्यूलिंग करना जोखिम भरा था, क्योंकि टैंकर आसानी से रडार पर पकड़े जा सकते थे। तभी एक समाधान निकला, जेट्स पर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगाए गए। इससे उनकी रेंज बढ़ गई, लेकिन वजन भी बढ़ा। हर फैसला जोखिम और मजबूरी के बीच लिया जा रहा था। अब रूट चुना गया, जॉर्डन और सऊदी बॉर्डर के पास से, जहां रडार कवरेज कम थी। साथ ही जेट्स को बेहद कम ऊंचाई, लगभग 100 से 150 फीट पर उड़ना था, ताकि वे रडार से बच सके। 8 16 स्ट्राइक के लिए और 6 15 सुरक्षा के लिए चुने गए। अगर कोई दुश्मन जेट सामने आता तो 15 उसे रोकते। हर पायलट को पता था, एक गलती मतलब मौत। नेगेव रेगिस्तान में ओसिराक का डमी मॉडल बनाया गया। पायलट्स ने बार बार प्रैक्टिस की, डाइव
एंगल, टाइमिंग, बम रिलीज, सब कुछ सेकंड के हिसाब से तय किया गया। लक्ष्य साफ था, कुछ ही सेकंड में हमला पूरा करना और तुरंत लौटना। जितना कम समय उतना कम खतरा। ये मिशन गति और सटीकता पर टिका था। मोसाद ने हमले का सही दिन चुना, रविवार। उस दिन विदेशी वैज्ञानिक मौजूद नहीं होते थे, जिससे नुकसान कम हो। ये सिर्फ रणनीति नहीं, नैतिक संतुलन भी था। 7 जून 1981 तय हुआ। अब सब कुछ इस दिन पर निर्भर था। पायलट्स को अंतिम ब्रीफिंग दी गई, एक मौका मिलेगा और वही आखिरी होगा। 3:55 पर इंजन गरजे, 14 जेट्स रनवे से उठे। कोई नहीं जानता था कि वे वापस आएंगे या नहीं, लेकिन सभी जानते थे मिशन हर हाल में पूरा करना है। जेट्स समंदर के ऊपर बढ़ रहे थे कि तभी एक खतरा सामने आया। जॉर्डन के राजा हुसैन ने उन्हें देख लिया। एक साथ इतने जेट्स देखकर उन्हें समझ आ गया कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने तुरंत इराक को चेतावनी भेजने का आदेश दिया। अगर ये संदेश पहुंच जाता तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन इजराइल ने पहले ही कम्युनिकेशन बाधित कर दिए थे। जेट्स ने सीधा रास्ता छोड़कर टेढ़ा मार्ग अपनाया और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने लगे। वे रेगिस्तान की सतह के इतने करीब थे कि रडार उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर भी जॉर्डन एटीसी ने उन्हें देख लिया। स्क्रीन पर अनजान जेट्स दिखे, शक होना तय था। तभी पायलट्स ने दिमाग से खेल खेला। उन्होंने अरबी में खुद को सऊदी बताया। हम रास्ता भटक गए हैं। उनकी आवाज में भरोसा था। जॉर्डन एटीसी को शक नहीं हुआ। वे आगे बढ़ गए, लेकिन सऊदी एयर स्पेस में फिर वही स्थिति बनी। इस बार उन्होंने खुद को जॉर्डन एयरफोर्स बताया। वही आत्मविश्वास, वही अंदाज, और फिर एक और रडार धोखा खा गया। अब रास्ता लगभग साफ था। उन्होंने अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक गिरा दिए। वजन कम हुआ, स्पीड बढ़ी और अब लक्ष्य कुछ ही मिनट दूर था। दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन फोकस बिल्कुल साफ। शाम 6:35। ओसिराक सामने था। अंदर सब सामान्य था। वैज्ञानिक काम खत्म कर रहे थे, गार्ड्स ढीले थे और किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत ऊपर मंडरा रही है। तभी आसमान गरजा। 8 जेट्स तेजी से नीचे आए, टारगेट लॉक्ड, और अगले ही पल पहला बम गिरा। धड़ाम, जमीन कांप उठी। एक के बाद एक बम गिरते गए। हर 5 सेकंड में विस्फोट, सायरन, चीखें, धूल, आग, सब कुछ एक साथ हुआ। 80 सेकंड में पूरा रिएक्टर मलबे में बदल गया। सैनिकों ने फायरिंग शुरू की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेट्स वापस मुड़ चुके थे। मिशन पूरा हो चुका था, तेज, सटीक और लगभग असंभव। इजरायली जेट्स तेज रफ्तार से वापस लौट रहे थे। किसी दुश्मन ने उनका पीछा नहीं किया। कुछ ही देर में सभी 14 विमान सुरक्षित अपने एयर बेस पर उतर गए। मिशन पूरा हो चुका था, बिना किसी नुकसान के। ये लगभग चमत्कार जैसा था। ना कोई विमान गिरा, ना कोई पायलट घायल हुआ, लेकिन ओसिराक अब सिर्फ मलबा था। सद्दाम हुसैन का परमाणु सपना 80 सेकंड में खत्म हो चुका था। इजराइल में खुशी की लहर थी। प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन ने घोषणा की, हमने खतरे को जन्म लेने से पहले खत्म कर दिया। ये एक साहसी और विवादित कदम था। दुनिया की प्रतिक्रिया अलग थी। कई देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी नाराजगी जताई। अमेरिका ने इजराइल को दिए जाने वाले 16 की डिलीवरी रोक दी। इजराइल एक बार फिर अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। साल बीतते गए और फिर 1991 आया। गल्फ वॉर शुरू हुआ। अमेरिका ने इराक पर हमला किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ओसिराक का नष्ट होना कितना अहम था। अगर वो रिएक्टर बचा होता तो इराक के पास परमाणु क्षमता हो सकती थी, और तब ये युद्ध कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता। ये एक सच्चाई थी जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बाद में एक फोटो भेजी, तबाह ओसिराक की। पीछे लिखा था, धन्यवाद। ये एक चुपचाप स्वीकार था कि वो फैसला सही था। इस मिशन में शामिल एक पायलट इलान रेमोन बाद में इजराइल के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, लेकिन 2003 में स्पेस शटल दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनका नाम इस मिशन से हमेशा जुड़ा रहेगा। आज भी ऑपरेशन ओपेरा को दुनिया याद करती है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सिद्धांत था, खतरे को बढ़ने से पहले खत्म कर दो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने से नहीं, बल्कि उसे शुरू होने से पहले रोकने से जीती जाती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।